विवेक भाई, एक दो चीजें आपसे जरा मैं समझ लूं। ये जो लार्जर बीजेपी का जो सबसे बड़ा थ्रेट था, वो तीन जगह थे इंडिया हाँ अलायंस के, बिहार, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र। इन तीन जगह को मिला के कुल सीटें हैं, मतलब अगर महाराष्ट्र 48, वेस्ट बंगाल 42 और बिहार 40, 130 सीटें इंडिया अलायंस के पास। इन तीनों जगहों पे 2019 में एक सीट बिहार में, 5 सीट महाराष्ट्र में और 24 सीट बंगाल में थी। मतलब 22 तृणमूल की और 2 कांग्रेस की, 30 सीटें थी। एनडीए गठबंधन के पास 99 सीटें थी। इन तीन स्टेट में बीजेपी को, मोदी जी को, अमित शाह साहब को ऐसा लग रहा था कि ये तीन स्टेट में हालत पतली है जिसको बोला जाए, और शायद 130 में 50% भी क्रॉस करना मुश्किल था बीजेपी के लिए, जैसी हालात थी। आपको क्या लगता है कि बिहार के इस घटनाक्रम के बाद महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल और बिहार में जो भी सीटें, अब आप मान लीजिए कि इसकी वजह से 10 सीटें बढ़ेंगी, 20 सीटें बढ़ेंगी, अभी भी राह जो है वो कठिन है कि राह आसान हो गई है अब बीजेपी के लिए इन तीन स्टेट के रेफरेंस में? और जनरल विवेक नहीं अगर आप, भाई एक अगर आपको समझ में आए कि नीतीश जी को फायदा क्या हुआ, तो वो गुत्थी भी जरा वो तो पजल है, उस गुत्थी को अगर आप भी सुलझा सकिए, क्योंकि हर एक आदमी अटकल लगा रहा है कि इसलिए गए। कोई कह रहा है दिमागी हालत ठीक नहीं, कोई कह रहा है अल्जाइमर वाली डिजीज, कोई अलग अलग डिमेंशिया हो गया, क्या क्या हो गया। आपको भी जो समझ में आ रहा है क्यों गए, ये जरा आप भी करिएगा। और बाकी है बिहार, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, 130 सीट। जी जी, जहाँ तक नीतीश कुमार का सवाल है, मुझे तब से ही लग रहा था, जब खरगे जी का नाम अनाउंस किया था, तब से ही मुझे लग रहा था कि वो बहुत ज़्यादा सल्किंग है। मतलब देखिए, 15-16 जिनके एमपीज है, ऐसे पार्टी का आदमी, ऐसे पार्टी का लीडर जब इंडिया अलायंस का एक गठबंधन जोड़ने का काम शुरू करता है, वो सारे नेताओं से मिलना शुरू करता है और अलायंस बनाने की कोशिश करता है, और फिर एक दिन उस अलायंस को छोड़ के चला जाता है। और वो दिन तब आता है जब किसी एक व्यक्ति का नाम प्रधानमंत्री के तौर पर सजेस्ट किया जाता है। तो उसके तुरंत बाद फिर ये व्यक्ति जो है, जिसने पूरा इंडिया अलायंस का गठबंधन बनाने की कोशिश की, वो छोड़कर चले जाते हैं बीजेपी के साथ। इसका स्पष्ट अर्थ है कि 15-16 एमपी जिसके पास है, वो सपना देख रहा था नेशनल पॉलिटिक्स में कि मैं नेशनल पॉलिटिक्स में कुछ अभी ऐसा मकाम हासिल करूं जिससे इतिहास में मेरा नाम दर्ज हो जाए। तो वो सोच रहे थे कि वो प्रधानमंत्री पद के लिए शायद दावेदार हो सकते हैं। उनकी सोच गलत थी, क्योंकि 16 एमपी जिसके पास है, अभी मान लीजिए कि 16 ही एमपी इनके वापस फिर से आ जाते थे, उसके बावजूद उनका कोई दावा नहीं बनता था प्रधानमंत्री पद का, लेकिन वो सोच रहे थे कि वो बनेंगे। लेकिन जब खरगे जी का नाम सामने आया, तो उस दिन के बाद से आप देखेंगे घटनाक्रम तेज हुआ और उन्होंने छोड़ दिया। मतलब एक तो ये था कि वो कहीं उनको नेशनल पॉलिटिक्स में उनको कोई जगह नहीं मिलने वाली थी, ये स्पष्ट हो गया। उसके बाद जब राम मंदिर का पूरा ये काम हुआ, तो उसमें अनिल सिन्हा जी कह रहे हैं कि उसका बहुत फायदा नहीं होगा, लेकिन आप देखिए उसका जो माहौल उन्होंने बनाया है, तो नीतीश जी को मतलब कई लोगों को ऐसा लग रहा है कि इससे बीजेपी को फायदा होगा, और वो भी हिंदू वोटर्स जो कल तक बीजेपी को वोट नहीं कर रहे थे, वो भी उससे ओवरवेल्म हो गए हैं, और वो भी उसमें से भी एक सेक्शन बीजेपी के साथ जुड़ सकता है, वो बीजेपी को वोट कर सकता है। और इसी समझ के शिकार नीतीश कुमार भी और उनकी पार्टी भी शायद हो चुकी है। उनकी पार्टी के कुछ लोग तो कम से कम हुए होंगे, क्योंकि जिस तरह से त्यागी जी का इंटरव्यू इंडियन एक्सप्रेस में छपा है, मुझे लगता है कि वो राम मंदिर का फायदा बीजेपी को होगा, इस समझ के साथ उन्होंने ये डिसीजन लिया है। अब ये हो सकता है कि जब वो बीजेपी के साथ इलेक्शन लड़ेंगे, तो बीजेपी इस मौके का फायदा उठाकर उनका पूरा करियर ही खत्म कर दे। ये शायद अंदाजा नीतीश कुमार को नहीं आ रहा है। एक और बात मैं कई पैनल डिस्कशंस में कह रहा हूं, जो शायद कोई नहीं कह रहा है, वो ये है
कि ये जो वन नेशन वन इलेक्शन वाला मामला है, हो ना हो वो इस बार ही अनाउंस हो जाए, क्योंकि 5 जनवरी को इलेक्शन कमीशन को सरकार ने ये पूछा है कि भाई आप बताइए क्या लॉजिस्टिकल प्रिपरेशन होनी चाहिए वन नेशन वन इलेक्शन के लिए। तो अगर ये 2029 के इलेक्शन के लिए तो आज से क्यों पूछ रहे हैं, और इस इलेक्शन कमीशन को क्यों पूछ रहे हैं? इस इलेक्शन कमीशन को इसलिए पूछा जा रहा है कि वो 2024 में ही वन नेशन वन इलेक्शन करने का शायद पॉसिबिलिटी को खंगाल रहे, उस पॉसिबिलिटी का विचार कर रही है सरकार। और उसके लिए जिस तेज गति से वो जो कोविंद कमेटी का काम चल रहा है, तो ये सब मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं सारे देश में इकट्ठा। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस के इलेक्शंस बहुत पेंडिंग है, महाराष्ट्र में पेंडिंग है, और कहीं होंगे तो मुझे पता नहीं। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस, विधानसभा और लोकसभा, तीनों इलेक्शंस अगर इकट्ठा सरकार अनाउंस कर दे, मोदी सरकार अनाउंस कर दे, मोदी सरकार बिल्कुल कर सकती है। हर इलेक्शन में कोई एक नया धक्का देने का जो तंत्र है वो पूरी तरह से उन्होंने विकसित कर लिया है। पिछली बार पुलवामा था, इस बार हो सकता है वन नेशन वन इलेक्शन हो। ऐसा अगर होता है तो एक ही झटके में विधानसभा और लोकसभा दोनों में भी नीतीश के पार्टी को वो खत्म कर सकते हैं, एक ही झटके में। अगर वो विधानसभा का इलेक्शन उसके नियत समय पर ही बिहार में होगा तो शायद उनको नीतीश कुमार को अपने साथ तब तक रखने के लिए लोकसभा में कुछ थोड़ा सा एडवांटेज देना पड़ेगा। लेकिन अगर एक साथ इलेक्शन हो जाता है विधानसभा और लोकसभा का, तो दोनों इलेक्शन में एक साथ नीतीश कुमार को वो चौपट कर देंगे। वोट ट्रांसफर नीतीश कुमार के पार्टी को नहीं होगा, नीतीश कुमार के पार्टी का वोट ट्रांसफर बीजेपी को हो जाएगा, लेकिन बीजेपी का वोट ट्रांसफर नीतीश कुमार के पार्टी को नहीं होगा। और इस तरह से नीतीश कुमार को परमानेंटली वो जो उनका पुराना प्लान है, जो पिछली बार उन्होंने आधा इंप्लीमेंट किया, वो पूरा इंप्लीमेंट कर देंगे। इस धोखे को शायद वो नहीं पहचान पा रहे हैं, इसलिए मुझे लगता है। और जो बाकी जो डिमेंशिया और जो अल्जाइमर वगैरह जो बातें हैं वो तो चल ही रही है, शायद वो ठीक निर्णय लेने में अभी सक्षम नहीं रहे हैं, इसलिए उन्होंने इस तरह का कदम उठाया है, ऐसा मुझे लगता है। जहां तक इन 3 स्टेट्स का सवाल है, बंगाल, बिहार और महाराष्ट्र, मुझे नहीं लगता बहुत ज्यादा फर्क पड़ा है सिचुएशन में, ऐसा नहीं लगता। ममता बनर्जी ने जो हार्ड स्टैंड लिया है वो सिर्फ बंगाल के प्री इलेक्शन स्टेज के लिए है। उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि जो कुछ भी अंडरस्टैंडिंग एडजस्टमेंट करना है वो इलेक्शन के बाद हो ही सकता है। मतलब वो सिर्फ कांग्रेस को ज्यादा सीटें देने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन उन्होंने कहीं भी नहीं कहा है कि पोस्ट इलेक्शन सिनेरियो में वो इंडिया गठबंधन के साथ नहीं जाएगी। ऐसा उन्होंने कहा है कि वो अरेंजमेंट उसके बाद हो सकता है। तो बंगाल में बहुत ज्यादा फर्क पड़ा है ऐसा नहीं है। और वैसे भी कांग्रेस का ममता बनर्जी के साथ पैक्ट होने के बाद ममता बनर्जी को बहुत फायदा होने वाला है, या फिर नहीं होगा तो नुकसान होगा, ऐसा तो कुछ है नहीं। जो होने वाला है वो कांग्रेस के साथ में होगा तो भी होगा, कांग्रेस साथ नहीं है तब भी होगा। तो जो अच्छा बुरा होना है वो हर हाल में होगा ही। तो कोई बहुत ज्यादा फर्क पड़ा है, बंगाल में ऐसा नहीं है। बिहार में जैसे मैंने कहा, अगर दोनों इलेक्शन साथ में होते हैं तो नीतीश कुमार जी का शायद खेल खत्म हो जाएगा, और ऐसे में फिर इंडिया अलायंस को वहां पर नुकसान हो सकता है। लेकिन मुझे पता नहीं है कि राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस का जो गठजोड़ है, जो भी उनका अलायंस है, वो कितना कारगर सिद्ध होगा। क्या ये नीतीश कुमार का जो स्टेप है वो वहां के वोटर्स को एंटेगोनाइज कर चुका है, और वो वोटर्स बड़े पैमाने पे भी राष्ट्रीय जनता दल को वोट करेंगे, ये वहीं के पत्रकार ज्यादा ठीक से बता पाएंगे, मुझे उसका कोई अंदाजा नहीं है। लेकिन वहां पर फर्क पड़ सकता है, ऐसा मैं दूर से देखकर, यहाँ से मैं जो देखता हूँ वहां पर इंडिया अलायंस को इससे फर्क पड़ सकता है, ऐसा मुझे लगता है। मुझसे ज्यादा अच्छा वहां के लोग इसको समझते हैं। जहां तक महाराष्ट्र का सवाल है, महाराष्ट्र में स्थिति जो की त्यों बनी है। मतलब महाविकास आघाड़ी जो 2.5 साल तक जिनका सरकार था, उसके बाद दोनों पार्टियां तोड़कर एक के बाद एक बीजेपी ने अपनी ताकत को वहां पर बढ़ाया है। तो जो ओरिजिनल महाविकास आघाड़ी थी उसकी जितनी ताकत थी उससे अभी उसकी ताकत जरूर कम हुई है, इसमें कोई शक नहीं है। अब हमको ये नहीं पता महाराष्ट्र में कि जो मराठा वर्सेस ओबीसी वाला डायनेमिक्स है वो किस तरह से काम करता है। क्या ओबीसी का वोट
बीजेपी से छिटक जाएगा, या फिर अगर मराठा आरक्षण नहीं होता है तो क्या मराठाओं का वोट छिटक जाएगा, इसका अंदाजा आज लगाना मुश्किल है। लेकिन महाविकास आघाड़ी की ताकत आज की स्थिति में उतनी नहीं है जितनी वो पहले थी। तो कुल मिलाकर थोड़ा बिहार का फैक्टर जो है इंडिया अलायंस के लिए, इंडिया अलायंस को कमजोर करने के लिए आज तो दिख रहा है कि ऐसा है। विवेक जी, महाराष्ट्र में पिछले इलेक्शन में 5 सीटें थी इंडिया अलायंस की, उससे बेहतर ताकत होगी? नहीं, उससे बेहतर तो है, उससे बेहतर तो इस बार होगी, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन जो महाविकास आघाड़ी ओरिजिनल थी, उसकी जो ताकत बनी थी, उससे जो बीजेपी डर गई थी, और उसके चलते फिर उसने ये जो 2 पार्टियों को तोड़ा है, वो उसी के चलते तोड़ा है, क्योंकि वो इतना वो कॉम्बिनेशन इतना स्ट्रांग और पोटेंट बन गया था महाविकास आघाड़ी का, कि उसमें बीजेपी को अगर 10 भी सीटें मिल जाती महाराष्ट्र में तो बहुत ज्यादा अचीवमेंट बड़ा हो जाता, इस तरह की स्थिति बनी थी। अब लेकिन एनसीपी और शिवसेना को तोड़कर उन्होंने अपनी ताकत को जरूर बढ़ाया है, इसमें कोई शक नहीं। तो कुल मिलाकर 3 स्टेट्स में इंडिया अलायंस की ताकत कम हुई है, इसमें भी कोई शक नहीं है। अब देखते हैं आगे क्या बाकी जो फैक्टर्स है वो किस तरह से काम करते हैं, हमको पता नहीं। ये सिर्फ मैक्रो एनालिसिस है, माइक्रो लेवल पे क्या होगा, ओबीसी वर्सेस मराठा क्या होगा महाराष्ट्र में, कहाँ किसका वोट जाएगा, ये आज हमें पता नहीं है। उसके बाद जब इलेक्शन में जब रिजल्ट आएंगे उसके बाद ही हमको पता चलेगा कि अंडर करंट क्या चल रहा था, उसका अंदाजा आज लगाना मुश्किल है। जी